वही दाग पड़ जाए है। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे जुबान मारो न मारो, खुल के जुबान मारो न मारो, दर्द करे जुबान चोट। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने के लिए घर वाले लगभग छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा कोई चिकित्सा का इलाज संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण हट के साथ दवा लेने से इनकार कर देते थे। वैसे भी चेचक उन दिनों लाइलाज बीमारी थी, फिर भी मेरी जान तो बच गई। लेकिन चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह में गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दुखकामी प्रभाव डालने वाली घटना। चेचक से मेरे दाएं आंख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 वर्ष की अवस्था में हो गया। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशकुन बन गया। पर्यंत कुंवारे रह गए थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वे शाम के समय अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाया करते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई नई बहुओं को लेकर लोग घर के अंदर ही रहने की हिदायत देते रहते थे। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा, संभवतः वे निर्वंश हो जाएंगी। इसी तरह गांव में कन्या बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। लोग उन्हें भी देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का मानना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। यद्यप जंगू पांडे और वो पंडिताइन लोगों से बेहद ही शराफत से बातें किया करते, पर इन्हीं मान्यताओं के चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते थे। तो उस वक्त भारत की आजादी के 5 साल बीत चुके थे। अर्थात 1952 का साल अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। हमारा एक संयुक्त परिवार था। इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। मेरे पिताजी के बीच वाले भाई, जो वरीयता क्रम के 3रे नंबर पर थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार हो जाता था। उनके 2 बेटे उन्हीं के जैसे क्रोधी एवं क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर किंतु चेचक के बाद
खास करते तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ ये खेल खेल करते थे। बालक में ये खेल मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती, किंतु इस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धुंधली गिनती से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अशुभ अपशकुन वाली पीड़ा की अनुभूति फिर भी कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं में मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जहां तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीकों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सोमर था, वह बारहगावा के चमारों के चौधरी चुने गए। भारत की आजादी के पूर्व न जाने कब से वहां बारहगावा होता, अर्थात बारहगावा की चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी, जिसमें से किसी एक व्यक्ति को सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। बारहगावा की चमार आपसी झगड़े को निपटाने के लिए वह चौधरी के पास जाता, फिर पंचायत बुलाई जाती, जिसमें घंटों की माथापच्ची के बाद चौधरी अपना अंतिम फैसला देते, जो तुरंत सभी के लिए मान्य हो जाता था। बारहगावा के चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती, उनमें दो मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। एक मामला होता था किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध या उसका बिन विवाह गर्भवती हो जाता, तथा दूसरा किसी चमार के द्वारा मरे हुए पशु का मांस खाया जाता। मरे हुए पशु के मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आजादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी चमार मरे हुए पशु जैसे गाय, बैल या भैंस का मांस खा जाते। मरे पशु के मांस के बंदरगाह में महिलाओं के साथ कुत्तों और बिल्लियों में भी होड़ मची रहती। दादी भी शोर में शामिल हुआ करती। दादी मांस के कुछ हिस्से को तुरंत पकाती, अधिकांश पशु के हिस्सों को धूप में सुखाती। धूप में सूख जाने के बाद उन्हें कच्ची मिट्टी की बनी कोठरी में रखकर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बना रहता और साल के उन महीनों जब हमारे पास खाने की वस्तुओं का कोटा बढ़ जाता, तो हम परिवार वाले उसी सूखे मांस को विभिन्न तरीकों से पकाकर खाते थे। मरे हुए पशुओं के मांस के टुकड़ों को डांगर कहा जाता था। आजादी के बाद जवानों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया, जो अत्यंत सफल रहा। स्मरण है कि अभियान मूल रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे बारहगावा में उन्हें कोई नहीं जाता था। जीवन राम काफी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी गांव में कोई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमर चाचा आजादी के पूर्व कवि चौधरी चुने गए थे। वे बड़े तर्कबाज बातुनी थे, इसीलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे।
अतः उनके दर्जनों चेले वहां भी जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिवनारायण पंत के ये चेले जब भी अपने गुरुओं से मिलते इनका नमस्कार करने का ढंग बड़ा विचित्र होता था। ये बंधो Oh
पीछे गांव वालों का एक अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। मुतैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सुअर खरीद कर लाते थे, फिर उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सुअर खरीदने की यह प्रक्रिया भी बड़ी रोचक भरी थी। सुअर पालने वाले अधिकतर लोग हमारे गांव से काफी दूर दूर तक रहते थे। साधारणतया दलित बस्ती के पासी जाति के लोग ही सुअर पाला करते थे। वे सुअरों के पीछे दौड़ दौड़ कर उनमें से किसी एक को पसंद करते, फिर कीमत तय की जाती। कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। पिताजी मुझे ऐसे अफसरों को पीटने में
साथ में पढ़ने वाले एक छात्र सकटा सिंह की सहायता से। सकटा सिंह हमारे गांव के पूरब में 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा।
लोग वहां बिना किसी निमंत्रण के अपना सिंगा बजाता हुआ पहुंच जाता। उस समय वो अपनी सिंगा इस प्रकार से बजाता है कि मानो युद्ध की तैयारी के लिए रणभेदी बजा रहा हो। हकीकत भी यही थी कि वो भोजन के लिए युद्ध ही करता था। मक्या गेहूं खाता कम था और झोले में भरता ज्यादा था, इसलिए अक्सर घरातों से लड़ जाया करते थे। यदि किसी ने उसे उसका झोला भरने से मना कर दिया तो वो तुरंत वहां से उठ जाता और रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव जाता और उस घरेता का नाम लेकर बताता कि वो अत्यंत आदि ना जाने क्या क्या है। वहीं अगर उल्टे किसी ने उसे अच्छे से खिलाया और झोला भी भरने दिया तो पंजा गांव ठीक उसी शैली में अपना सिंघा बजाता हुआ रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव जाता और उस अच्छे घरेता का नाम लेकर बताता कि वो अत्यंत
खास
बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। जैसा कि अवगत है, उस गांव के कई लोग बंगाल के अनेक बलियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए ये मजदूर आसमान में बादल जैसे आशा का प्रतिरूप होते थे। विशेष रूप से जब गांव की औरतें अपने पति मजदूरों को मुझसे चिट्ठियां लिखवाती तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति प्रकट हो जाती थी। कई औरतें भुखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती थी। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतराता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनों जैसी महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था। अनेक बार उनके आंसुओं में मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते थे। उन रोती हुई मशीनों में एक थी किस्मी। उसका पति कतरास की कोयलरियों में कोयला काटने का काम करता था। नाम था मुन्नी। किस्मी भोजी 2 बच्चों की मां, किंतु उम्र मुश्किल से 22। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने का अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। जब वह चिट्ठी लिखवाती थी तो ऐसा लगता था कि दुखड़ा स्वयं अपना आत्मविवेचन कर रहा। यदि वह पढ़ती तो दुखड़ा साहित्य में बहुत कुछ है। उसके द्वारा लिखवाई गई एक अकाल की चिट्ठी आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ये केरल के बाबू, हम कवन कवन बतिया निकाली, अपनी बहुत लिखे, वो रोई रोई के मर जाए, हमने छतिया में दूध नहीं बोला, उनके जाए ना तब अकेला नाद मारे थे, बचवा मजूरी में खाली सोड़ा सामा देना, ऊपर से बराम बड़ी शैतान हो, सजिया के गंगा के बिहरिया सब, जब रहरिया के मैदान लगी, तब चोर बत्ती बारे रखत पेनवा हमहू के गिर धनाही कर रहेला, पेटवा से पेटवा हरदम खराब रहेला, हम का खाए, का खियाई, कुछ समझ में नहीं आवेला, पगली के दूधवा कहाँ से ले आई, जब रोवेले, तो हम के लेके कहलवा जाएगा, अब कहीं ना देख कर बाबू आवत हमें, तभी थोड़ी देर खाती चुप हो जाना। तू कैसा होगा? सुनीला की कोई आका जाए, काम छोड़ जाए। तो आप इतना पकड़ेंगे तब ना दिखेगा। अकेले जिया नाती लागेला, ऊपर से खंडे के बड़ा छोटा हो सके तब 20 रुपया भेजेगा। जब आई तब तुलसी बाबू खातिर एक रिश्ता कागज जरूर ले आई। ये सबका चिट्ठियां लिखे में कि बड़ा तेज हो और का लिखाई, थोड़ लिखना, ढेर समझना। सुभगिया कौन है? उसकी चिट्ठी आई है। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाले जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। कुछ महीने पूर्व उसका होना विश्राम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह ठेला खींचता था। समझ में आया? ये चिट्ठी तो नहीं पढ़ता बाबू। वह चिट्ठी कलकत्ता से आने वाली किसी अन्य चिट्ठी के तरह ही एक वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री स्वस्ति सर उपमा जो खत लिखा विश्राम राम, हलदार बाबू की बाड़ी शाम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीजों की चाहत के बारे में लिखवाकर बैरन चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी। किंतु चिट्ठी की अंतिम 2 पंक्तियां सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद जिंदा ना समझना। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना। ना जाने का पड़ गया, रोई रोई के बेहाल हो गए। चलंदर मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर ब्राह्मणों के खोले दो ताकि कोई चिट्ठी को पढ़ के बता दे कि उसमें लिखा क्या था। वास्तव में हुआ यह था कि सुभगिया की नई नई शादी हुई। विश्राम को कलकत्ता में अपने ही किसी क्षेत्र के युवक ने प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दी थी, जिसे मैंने भी रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। यही शायरी सुनकर सुभगिया को लगा कि उसका पति विश्राम अब जिंदा नहीं है।
बाद में जलाधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभद्रा को चुप कराते हुए राम सूरत पाणी के घर गई। सुभद्रा को चुप कराते हुए राम सूरत पाणी के घर गई। पाणी ने सबको बताया, शायरी में छिपे मत का रहस्य खोला, तब जाकर मामला शांत हुआ। अन्यथा सुभद्रा के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्धस्त अपशकुन के अलावा और कुछ न बन पाता। पिताजी उस पेड़ के पास पहुंचते ही गगरी भरी मछलियां पटक कर हाँकते हुए घर भाग कर पहुंचे। घर वालों को पूछने पर उन्होंने डरते हुए बताया कि वर्षा का भूत आम के एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था, लेकिन यह तथ्य मेरे दिमाग में संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने वर्षा का भूत का दिया जलाना समझ लिया था। मेरा हवाला देकर दादी ने यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नगर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाली शाबाशी देते हुए बोल पड़े, कन्हवा एकदम ठीक कहा था। शायद यह मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्कना थी। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें ये कहती कि पोखर पर जब भी भूतों की पंचायत होती उन लोग उड़ते हुए शंख बजाते। इससे ये मालूम होता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया मोहका जैसी लगती थी, वो खोखो करते हुए बोलती थी। गांव की उसी सभी औरतें उसे मरखौकी कहती थी। ये मरखौकी भी बड़े अपशकुन की प्रतीक थी और यहाँ के कौवे पार्ट टाइम अपशकुन थे। सच्चाई तो यह थी कि निर्वंश चंगू पाड़े, विधवा पंडितान, ओखड़े वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखौकी चिड़िया और स्वयं मैं, हम पांचों ही ऐसे अपशकुन थे जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी।
लिखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते वक्त मुद्दैया पर चढ़ने की हिदायत देते रहे। जैसे तैसे 15 दिन बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई और साथ ही खरमास भी समाप्त हो गया। अब बारी थी तारे की माता जी को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। बच्चों के साथ झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। हमारी पढ़ाई सिर्फ कक्षा 2 तक ही स्कूल के भीतर थी, बाकी 5वीं तक के विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपरे से लेकर हल कर लेता और फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में कॉपी और पटरी को उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास हमेशा कॉपी का अभाव रहता था। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास एक कुआं था जिसके चौथे तक तो हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते। मिसिर बाबा उम्र में काफी बड़े थे। वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे।
था। विशेष रूप से एक घटना मुझे भुलाई नहीं भूलती। कक्षा चौथी में एक बार मिसिर बाबा हमें पानी पिलाने के लिए कुएं पर गए। उन्होंने जैसे ही ढीलों पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला, मैंने कुतूहलवश एक उंगली मात्र से कुएं के चबूतरे को क्षण भर के लिए छू लिया। लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि मिसिर बाबा पानी निकालते हुए कनखी आंखों से ये देख रहे थे। मेरे इस महापात की क्रिया सुनकर ब्राह्मण इतना हाथ हुआ कि उनके हाथ से डोर छूटी और बाल्टी सीधा कुएं की तलहटी में। मैं तुरंत मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाए, चमरा ने कुआं छू दिया, चमरा ने कुआं छू दिया, चमरा ने कुआं छू दिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियां देते रहे। पानी पीना वास्तव में विकट समस्या थी हमारे लिए। हम कभी-कभी चुपचाप पौधे पर चले जाते हैं जिसका पानी जलकुंभियों से ढका रहता है। हम जलकुंभियां हटाते और उसका पानी पी लेते हैं। आजादी के बाद पूरे छात्रों के बीच श्रम लाने का मतलब प्रक्रिया जिसके तहत हम सुबह स्कूल पहुंच जाते और पूरे स्कूल की सफाई करते। कई बच्चे तो अपने कुर्ते या कमीज से स्कूल में झाड़ू लगाते। जमींदार के बच्चे श्रमदान करने से घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते थे। गैर दलित बच्चों के लिए श्रमदान था पूरे स्कूल के 5 अध्यापकों को दोपहर के समय कुएं से बारी-बारी पानी निकालकर उनको नहलाना तथा उनके कपड़े को कचाकर दौड़ते हुए मैदान में सुखाना। छुआछूत के कारण यह काम दलित बच्चों से नहीं लिया जाता था। गांधी जी ने यह छुतोद्धार के लिए लड़ा था, उन्होंने ही छुआछूत को हटाया। अतः हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता था, किंतु जब भी मुझे गांधी जी याद आते, अभिनव मुंशी जी तथा मिसिर बाबा याद आने लगते थे। उधर साल में 3 दिन 15 अगस्त 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर को पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाए हुए कागज के सिलके झंडे को लेकर आसपास के गांव में फेरी निकालना पड़ता था। हम जुलूस में अलग-अलग झंडियां लेकर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस पैसा भाई भाई, महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस पैसा भाई भाई, महात्मा गांधी अमर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस पैसा भाई भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 1958, 1959, लगभग 1957 का अनुपद्रव साबित हुआ था तथा दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई की नहायत कमी के कारण सारी फसलें सूख गई थी। खजानों की कमी के कारण लोग भूखमरी के शिकार होने लगे थे। इन दिनों दलित बस्ती में खास करके दलित परिवार रोज रात को अक्सर फाका करने लगे थे। मेरे परिवार वालों की भी यही स्थिति थी। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्राय रोज दादी से आग मांग कर ले जाती थी। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए जब कोई दादी से आग मांगने नहीं आता, वो बड़ी दुखित होकर कहती, लगता है आज उसके घर खाना नहीं पकेगा। दादी के इस उक्ति में अत्यंत करुणा का था, किंतु स्वयं जब हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, दादी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन आज जब दादी की चुप्पी के बारे में मैं सोचता हूँ, तो पाता हूँ कि दादी के भीतर कितनी गहन पीड़ा सुलगती रही होगी। गांव के जमींदारों के पास अन्न का भंडारण हमेशा होता था। वे दलितों को फसल बोने के लिए सवैया पर पेड़ ही देते थे। सवैया का मतलब था एक सिर के बदले फसल कटने के बाद 1.25 सिर अनाज वापस करना। ये सारे दलित होने फसल बोने के लिए उन्हीं जमींदारों द्वारा दिए गए छोटे-छोटे खेत में टुकड़ों में बोने के लिए लाते थे। जब उस हाल में पेट भरने के उद्देश्य से अन्न मांगा जाता, तो वे लोग टेढ़िया पर देने को तैयार होते। टेढ़िया का मतलब था एक सेर के बदले 1.5 सेर अनाज वापस करना। उस भूखमरी के दौर में यह टेढ़िया को मुनाफाखोरी बड़ी दुखदायी सिद्ध होती थी। टेढ़िया फेंकी का चक्रवृद्धि भुगतान तथा ईट की तौर से चुकाए जाने वाली बड़ी आदि को लेकर दलित तथा ब्राह्मणों में अक्सर तनातनी हो जाती थी। प्रायः हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी-कभी लाठी डंडे तक चल जाते थे। लाठी डंडे चलने की नौबत आने पर हमारे गांव के सारे दलित
चौधरी चाचा के पास जाते। जिसके कारण खास
दिल मिलाकर तो रह जाते थे, किंतु अध्यापकों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कई छात्र मिनटा वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मारिया, आज जोर से मत मारिया। ठीक से पढ़ कनाई बात यही चमड़ा से रोज पिटवाई। मेरा ये हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ और धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। मैं बहुत खुश होता, इससे मुझे ज्ञान अर्जन की बहुत प्रेरणा मिलती। हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे कक्षा में मेरी खूब प्रशंसा करते और ज्यादा खुश होते तो कहते, चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तथा उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदार के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कई ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूट के आ गए। पूरे गांव में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से छूट के आ गए। वास्तव में यह ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैं भी उन अकाल के दिनों में अमोली की सुरीली धुन और महुए का लाटा खाते हुए 5वीं कक्षा पास कर चुका था। पांचवी के पढ़ाई के बाद पढ़ाई का विकराल तनाव और अनिश्चितता की स्थिति में मेरे सामने आने लगा। 1 जुलाई 1969 के आगमन ने मेरी चिंता को धक्का दिया था। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला ईमानदारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में अन्य ग्रह का मानव बना दिया था। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले को बहुत महान समझा जाता था। उन अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई आम भाषा में फर्राटे के साथ बात करते तो वे लोग कहने लगते, अरे भैया इधर अंग्रेजी मुकत हवे। साम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रति सनकी बना दिया था। शीघ्र ही मैं अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा। दादी हमेशा कहती थी कि खूब पढ़ी के अंग्रेज जैसा बनी जाए।
दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन बिस्टोरियों को भड़ोकी में भरकर जमीन पे गाड़ती है वो मुझे पढ़ाई के लिए अवश्य दे देती, किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि दादी यदि इस घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो बिस्टोरिया किसी काम नहीं आएगी। जब भी मैं अपनी दलित बस्ती में किसी से आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज रीडिंग बोलता तो लोग मुझे चकाचौंध होकर घूरने लगते। मेरी दादी इस बात से घबरा गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वो मुझसे बार बार कहती रहती कि सुनने में आता है ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, कहीं मेरा पागलपन बढ़ न जाए, इसलिए वो बार बार कहती कि बबुआ हरदम अंड बंड मत बोलल करा। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा जो पागलपन था ये बढ़ता रहा और प्राइमरी स्कूल में जो मेरा स्थान गणित के लिए था, छठी के बाद वही अंग्रेजी के लिए हो गया था। चट फटत पटत चट फटत पटत चट फटत
की आशा लगभग मेरी उनकी, किंतु पढ़ाई देर से शुरू होने के कारण कक्षा 5 में पढ़ रही थी। पढ़ाई के चलते वो हमारे पूरे परिवार से जुड़ी हुई रहती। स्कूल जाते आते जब भी वो साथ होती अपना होमवर्क मुझसे हल करवाती थी, विशेष रूप से गणित। वो भैया के संबोधन से मुझे बुलाती। एक दिन वो स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेले खड़ी हुआ था कि नाले का पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थी, इसलिए उससे नाला पार नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, मैं नाला पार करा देता हूँ। नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र रामचरित्र मानस के इस नए केवल प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है फिर कतार बनना ही था। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। ये अफवाहें मेरे पिताजी को भी सुनाई पड़ी। घबराकर उन्होंने मेरा स्कूल जाना बंद करा दिया। मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था। साल भर के भीतर ही मेरे लिए ससुराल ढूंढ लिया गया। विदाई के समय मेरी माँ वहां पे मौजूद थी। घर वापस लौटकर मेरी माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी रो रो कर कहती रही, हमार पढ़ाइयाँ छूटी गई बाबा, हमार पढ़ाइयाँ छूटी गई बाबा, हमार पढ़ाइयाँ छूटी गई। जाहिर है शिक्षा से यदि गुलाम को तो इतना कुछ हासिल कर सकता है, तो एक मालकिन पुत्री ना जाने कितना आगे जाती है। किंतु एक मात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया। वो अपने ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इसी बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसका चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे माँ को भद्दी भद्दी गालियां देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चला कि मेरे नाना का नाम सजू था। ये गाली देने में हमेशा सजुआ के बेटी का इस्तेमाल करते। माँ के चरित्र की शिकायत उसी गुस्तार नगर चाचा से भी करते, किंतु नगर चाचा पिताजी को बुरी तरह से डांट देते और कहते कि उनका आरोप झूठा है। मैं नगर चाचा के इस व्यवहार से बहुत खुश होता, किंतु पिताजी चित्त विक्षेपी हो गए। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। मेरी इस घृणा के प्रकाश का शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई। सन 1961 के जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फलोई लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। इस बात को लेकर पिताजी से मेरी खूब झड़प हो जाती। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, माँ और पिताजी के लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। उनका ये अत्यंत परोपकारी व्यवहार मुझे अपने लिए अपमानजनक लगता था, क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। जिनके परिवार में दर्जनों बेटे बेटियां थे, जिनका जीविका का एकमात्र साधन था पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह के अवसरों पर खेत पहुंचाने का। वे इन अवसरों पर खाकर फेंके जाने वाले झूठे पत्तलों में से बचा हुआ खाना झाड़ झाड़ कर एक कपड़े में इकट्ठा करते और अपने परिवार को खिलाते थे। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। विवाह संपन्न हो पाते थे, क्योंकि खजानों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज संपन्न हो पाते थे।
इन मुसलमानों की बहुत दयनीय हालत हो गई। वे चूहे तथा मेढक खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण मेढक और चूहे का कहीं आता पता नहीं था, इसलिए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो उनकी काम बहुत प्रचलित थी, वे पेशे से बहुत कटबद्ध थे, साथ में वो भागा करते थे, किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। पूरे दिन उस समय हमारे गांव में एक परिवार बैठता था। सोफी नामक इस नट परिवार के 3 बड़े बेटे, एक बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थी। उसकी पत्नी भी थी। सोफी शादी विवाहों में ढोल बजाते हुए आला गाकर भीख मांगा करते थे, या कभी-कभी बकरा काटकर हमारे गांव में मांस भी बेचा करते थे। उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारे दलित बस्ती के पूरब में मुर्दहिया के प्रवेश क्षेत्र में रहते थे। एक तरह से ये मुर्दहिया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि भूत भूतनियों की चौकीदारी वे ही करते थे। सोफी की दोनों बेटियां एवं बहु सुंदरता के मामले में अपरंपार संपन्न थी, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य उनके काम आने लगा। उस समय शाम के समय मुर्दहिया के उस मुहाने पर कुछ अभद्र ब्राह्मण इस प्रकार जुटते थे कि मानो भूत भूतानियों की चौकीदारी वे स्वयं कर रहे हों। नगनियों का सौंदर्य मुर्दहिया की उन कटी की झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। सोफी की बड़ी बेटी लड़की, जिसे समस्त ग्रामीणवासी नटिनिया के नाम से पुकारते थे, वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए बेहद उत्सुक हो गई थी। नटिनिया पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोलने उसे बेहद प्रभावित कर दिया था। नटिनिया प्रति मोहक होने के साथ साथ एक कुशल नर्तकी थी। किसी शमशान में यूं ही नाचने लगती थी। कालांतर में नृत्य कला में उसकी स्वाभाविक सहजता ने ही उसे बदनामी का शिकार बना दिया था। एबीसीडी तो उसने पहले ही दिन रट लिया था, किंतु लिखना असंभव हो गया। मैं उसके हाथ में दूधिया पकड़वा कर लिखवाता, किंतु जब वह स्वयं लिखती तो उसका हाथ कांपने लगता। शीघ्र ही कांपते हुए हाथ नाचने की मुद्रा में आ जाते थे। वह मेरी निकट शिष्या थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उसे लिखना नहीं सिखा पाया। अब वह इस बात पर जिद करने लगी कि वह अंग्रेजी बोलना सीख जाए। उसने मुझसे पहला अंग्रेजी अनुवाद पूछा। Vultures are sitting on paper tray.
treaty on people, tree, vultures are sitting on people tree. Vultures are sitting on people tree. यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने इसे तुरंत रट लिया और यही वाक्य उसके जीवन का तकिया कलाम बन गया। नगीनिया की विचित्र बोली शैली में बोले जाने वाले इस वाक्य ने शीघ्र ही गांव में कौतूहल के साथ कोहराम मचा दिया। मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे कि अरे इतना बारियां निकल गई, अर्थात ये आवारा हो गया है। ये मेरे लिए एक नई मुश्किल थी। मैंने उसे अनेक छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद सिखाया था, किंतु गिद्धों वाला वाक्य पीपल के पेड़ से उतरकर सीधा उसके मस्तिष्क में छा गया। वो बात बात में उसी को बोलती। उसके द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले इस वाक्य ने मुझे मेरी दलित बस्ती का सबसे बड़ा आवारा बना दिया था। पारंपरिक ग्रामीण समझ में यदि दो पात्र कहीं बात करते हुए भी दिख जाए तो कल्पना की उड़ान उन तमाम अंधेरे गलियारों से होते हुए झाड़ झकारों तक समा जाती है। हमारे गांव में तो पूरा एक जंगल ही था, अतः ऐसी काल्पनिक उड़ानों के लिए यह एक स्वाभाविक रंगमंच था। कुल मिलाकर मैं अत्यंत तनावग्रस्त रहने लगा। भविष्य में दार्शनिक ज्ञान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। इस दौरान सबसे प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। यह कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती इसलिए भी होती जाती क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे उस पूरे इलाके में कोई इंटर कॉलेज नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, अतः गौतम बुद्ध मुझे अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरे घर से भागना निश्चित हो गया। हरदम बस एक ही धुन सवार रहती कि हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त हो और मैं घर से गौतम बुद्ध की तरफ भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा था। अब मुदैया पर चरवाहों के बीच ना तो वो पुरानी लकर ध्वनि पसंद आती और ना उस पर नटिनिया का नाच। 9वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते होते मेरे जीवन की भावी दिशा भी निर्धारित हो चुकी थी। दर्शन से संबंधित कोई भी सामग्री मुझे बेहद प्रभावित करने लगी थी। इस दौरान 14 अप्रैल 1963 को चिड़ैयापुर थाने से हमारे स्कूल पर सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकर ज्ञान का निधन हो गया। इसलिए दोपहर बाद हमारे स्कूल में छुट्टी रही। उस दिन हम बहुत दुखित मन से घर आए। इसके बाद 9वीं के इम्तिहान हुए, हम 10वीं में चले गए। साथ ही गर्मी में गर्मियों की छुट्टी हुई। ये छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी हमारे लिए यादगार बन गई थी। हमारे वजह शुगर रिश्तेदारों के गांव मंगलपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते लाल बहादुर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। लाल बहादुर सिंह के लिए पिताजी कहते हैं कि वे तो बड़े ठाकुर के बेटे हैं, उनसे बराबरी करके चमार का लड़का कहाँ जाए। इस संदर्भ में एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते कि घोड़वा के देख के मेढ़कवा नाल बढ़ाई तकाऊ जिंदा रह पाई। गर्मी की छुट्टियां बीतने वाली तथा जुलाई 1963 से कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होने वाली, किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया।
क्या चाहते हुए भी मैं सुबह खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से भ्रमित होकर मैं सुबह अक्सर रो पड़ता था। स्कूल में हर्ष विषाद का मिश्रित वातावरण तैयार हो चुका था। मेरे अधिकांश अध्यापक मुझसे कुछ सम्मान के साथ पेश आते थे, किंतु कुछ सवर्ण छात्र मुझसे बहुत नफरत करते थे। ऐसे अध्यापकों में से एक है सुग्रीव सिंह। वे हिंदी पढ़ाते थे और मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में कहते, लड़कपन से डरिया मत, इनका ठकुराई ना चली। 10वीं कक्षा में समय जो बीतता जाता चिंता उतनी ज्यादा बढ़ती जाती थी, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल का परीक्षा का रिजल्ट बहुत बुरा होता था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे। संकट के दौरान मेरी कक्षा के छात्र चिंतामणि सिंह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में उपस्थित थे। चिंतामणि सिंह प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे, जो जिगरचंदी गांव के 22 जमींदार वाले बड़े जमींदार थे। ऐसे ही मेरे एक अन्य सहपाठी महेंद्र सिंह थे। महेंद्र सिंह के यहाँ हाथी पाला जाता था। इन दो बड़े हाथी घोड़े वाले जमींदारों के लड़कों के चलते दलित बस्ती में मेरी इज्जत काफी बढ़ गई, किंतु घर वालों की निगाह में मैं आवारागर्द हो गया था। ऐसे ही एक रविवार के दिन चिंतामणि सिंह मेरे घर आए। घर पर मेरी मनपसंदी के दौरान डॉक्टर चाचा ने मेरे लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे बताया कि मैं सुदर्शन पानी ये होती थी कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिलना उठता था, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए मैं एक दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। स्वतः स्फुरित मन से मन में ये भावना जागती कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊं और उस पर बैठकर गौतम बुद्ध की तरह भाग जाऊं। इस तरह दिसंबर 1963 तक करीब 3 महीने में उन्हें पढ़ाने जिगरसिंधी जाता रहा।
ऐसे ही परिवार के मालिक थे रूपराम। वे मुझे मुफ्त में पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रखने पर राजी हो गए। रूपराम परीक्षा के दौरान गरीब छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 को परीक्षा के दौरान उनके बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर उन्हीं के स्कूल के 7 छात्रों ने हॉकी से पीट कर पूरी तरह घायल कर दिया था। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु इस तत्कालीन वातावरण ने मुझे भयभीत कर दिया। रहने का इंतजाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ पुनः घर वापस आ गया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली थी, जिसके लिए हमें पूरे 1 महीने के राशन पानी का इंतजाम करना था। मेरे घर का पूरा बिहार संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ व सहयोग पर उतारू। मेरी माँ सुदेशर पांडे के यहाँ 10-15 दिन तक किए गए काम के बदले मिलने वाली बनी उन्हीं के घर में छोड़ रखी थी, ताकि वो इम्तिहान अवसर पर मेरे खान पान के काम आ सके। पिताजी सुदेशर पांडे से 10 रुपया उधार मांग कर लाते थे। इसी पूंजी के साथ गठरी मोटरी लिए मैं जहानागंज तक पैदल जाकर चंडेसर 2 दिन पहले पहुंचा। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा के एक दिन पूर्व शाम को चिंतामणि सिंह ने मुझे अपने निवास पर बुलाया था, ताकि मैं परीक्षा की तैयारी करा सकूं। मैं निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा तेज बहादुर तथा मोहम्मद अली खां पहले से मौजूद थे, किंतु सबसे चौंकाने वाली उपस्थिति थी हीरालाल की, जो मुझे बात में गालियां दे पड़ते थे। हीरालाल ने मुझे देखते ही कहा, काले चमड़ा ते यूं आ गए? आप मुझसे हमेशा इस तरह की बात करते हैं। देखा थे कितने कैसे इम्तिहान दे रहा। वो अत्यंत उत्तेजित हो गए। उन्होंने मुझसे कारण पूछा। मैंने हिचकते हुए पूरी घटना बयान कर दी। कोर्ट खड़े हुए और बोले, अभी 10-15 लोग चलते हैं और उसका हाथ पैर तोड़ के आ जाते हैं। बिरादरी के लड़कों के ही गुंडा हर साल पीटी दे या पर रोक लगे के चाहिए। उत्तेजित ये तक मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता बेजोड़ थी। यदि मैं उस दिन उनकी उत्तेजना का जरा भी शिकार हो जाता तो उस दिन हीरालाल की खैर नहीं थी। इस तरह चंदेसर के अपरिचित वातावरण में रूपराम मेरे लिए विश्वस्त संरक्षक के तौर पर सिद्ध हुए। सबसे गद्दार परीक्षा के अंतिम दिन यानी कि 28 मार्च 1964 को होता था, क्योंकि परीक्षा के अंतिम दिन हिंसक गतिविधियां काफी बढ़ जाती थी। इस बीच हाई स्कूल के परीक्षा फल निकलने का दिन नजदीक आ रहा था, जिसके कारण मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था। उन दिनों परीक्षा फल देखने आजमगढ़ जाना पड़ता था, क्योंकि परीक्षा फल सैकड़ों पन्नों का मोटा गजट होता था। आखिरकार परीक्षा फल निकलने से 1 दिन पहले जहानागंज में आजमगढ़ से लौटते हुए एक छात्र ने बताया कि कल यानी 18 जून 1964 को परिणाम अवश्य प्रकाशित हो जाएगा। मैं उस दिन पड़ोस के गांव मटिया के कुबेर राम, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, से साइकिल लेकर परीक्षा फल जहानागंज देखने गया। अभी मैं चंडेसर तक पहुंचा था कि अचानक मैंने देखा कि हमारे कक्षा के सहपाठी करमवीर सिंह उल्टी दिशा यानी चंडेसर से आते दिखाई दिए। अरे ते कहां जाते हुए रे? ते तो फर्स्ट आ गए हुए। उन्होंने ये भी बताया कि चंडेसर कॉलेज के पास एक आदमी 8 आने लेकर परीक्षा फल दिखा रहा है। वे द्वितीय श्रेणी से पास हुए थे। करमवीर सिंह मेरे साथ पुनः चंडेसर कॉलेज चल पड़े। मैंने 8 आना देकर अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर पहली पंक्ति में मेरा अकेला नाम था। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी से पास हुए थे तथा 8 लड़के तृतीय श्रेणी से पास हुए थे। मेरे स्कूल के 46 लड़कों में से केवल 13 पास हुए थे। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझाऊं। जब मैंने कहा कि मैं पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो बहुत खुश हुई। दूसरे दिन बाबा हरिदास स्वयं क्रिसमस धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। बाबा की घर आने की खबर उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में फैल गया, जिसके परिणाम उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में चमड़ा टॉप पहले की ध्वनि गूंज उठी। चमड़ा टॉप पहले वाह, चमड़ा टॉप पहले वाह। दूसरे दिन मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी मेरे घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, किंतु पुनः सभी बात यह बताना नहीं भूलते थे कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि मेरे गांव के सभी ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। ब्राह्मणों की बातों से मेरे घर वाले पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, अतः मेरे आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम असंभव हो गया था। कुल मिलाकर मेरे गृह त्याग की भूमिका परिपक्व हो चुकी है। बोध गया से लेकर चंडेसर तथा मुदैया तक के तमाम पीपल के पेड़ मेरी कविता में प्रायः झूमने लगे थे। कभी कभी मन में यह विचार आता कि दादी द्वारा फरूकी में भरकर 37 पिस्टोलिया बड़े चांदी के सिक्के को चुराकर भाग जाऊं, किंतु कभी ये सोचकर सहम जाता था कि ऐसा करना दादी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वैसे दादी से मांगने पर वे मुझे सिक्कों को अवश्य दे देती, तो
कभी मुझे भागने नहीं देते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार था रो रो कर उनका प्रेम प्रदर्शन। इस तरह मेरे सामने सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात थी कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए। अन्यथा उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था कि हम दोनों हाई स्कूल पास करने के बाद आजमगढ़ में एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे तथा एक ही साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे हर माह अपने घर से 10-20 किलो चावल आदि ले आया करेंगे, जिससे कि हमारे खाने का बंदोबस्त हो जाए। किंतु चिंतामणि सिंह के फेल होने के साथ साथ ये सारी योजनाएं धराशायी हो गई थी। सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपए दिया और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी। इन 30 रुपए के बारे में मैंने किसी को बताया नहीं। 30 जून 1964 की सुबह होते ही मेरा मस्तिष्क विभिन्न विचारों के हुजूम से भर उठा। इतिहास की इच्छा अपनी चरम सीमा पर। भविष्य में ज्ञान हासिल करने की कल्पना और मोहमयी ग्रामीण रिश्तों के बीच मैं पूरी तरह उलझ कर रहा। बृहस्पतिवार तथा शनिवार को कहीं जाना होता था तो लोग इसे निशाशों कहकर अशुभ मानते थे। अतः एक दिन पीछे वाली शाम को एक गमछे में थोड़ा सा सत्तू लेकर गंतव्य मार्ग के किसी पेड़ की डाली से लटका देते तथा दूसरे दिन उसी सत्तू को लेकर लोग अपनी राह चल देते थे। इस निशाशों को मिटाने के लिए मैंने भी उस टोटके का सहारा लिया। इसके बाद 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह उस भवन में सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता से भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वाले की नजर से बचते हुए नकेलिया की झोपड़ी जा पहुंचा। वहां बक्से में रखे रामचरितमानस, गीता तथा हाई स्कूल के मार्कशीट को मैंने बंद कर दिया। बस सत्तू तो उसमें पहले से ही था। इन्हीं चोरी के सामान के साथ बक्से को कांध में दबाए मैं आजमगढ़ की ओर चल पड़ा। अभी मैं मुश्किल से मुल्लैया के बाएं वाली पगडंडी पर 50 कदम चला ही था कि करेलगंज बाजार सामान लाने। जहानागंज जाने के लिए मुल्लैया के बाएं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ा। जब मैंने उससे कहा कि मैं बहलगंज बाजार से सामान लाने जा रहा हूं तो उसे एकदम विश्वास नहीं हुआ। वैसे मेरे पूरे घर वालों को आभास हो चुका था कि अब मैं वहां ठहरने वाला नहीं। पता नटनिया को भी ऐसा लगने लगा कि मैं घर छोड़कर भाग रहा था, इसीलिए वो बोल पड़ी। अपने बातों में मुझे जितना उलझाती जाती मैं उतना ही डरता जाता, क्योंकि आशंका थी कि यदि किसी घर वालों ने मुझे देख लिया तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। देर हो रही है। क्षण भर के लिए नटनिया वहीं खड़ी रही। शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वह भूल गई थी, इसीलिए वह बोल पड़ी। उसके द्वारा भूले गए इस वाक्य ने मुझे यकायक विचलित कर दिया था। ये तो हमारी मुल्लैया की अमूल्य निधि थी। किसी जीव का प्राण चाहे जैसे भी निकले, उसके संपूर्ण अस्तित्व को मिटा देने की क्षमता तो सिर्फ इन्हीं गिद्धों में थी। उस जंगल से मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुल्लैया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के ये जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। इन सब के बीच मेरे मस्तिष्क पर हावी हुई मेरी आशुगुनवानी छाया। चेचक के कारण जिस दाईं आंख की रोशनी चले जाने से लोग मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे, उस आंख से भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ी जितनी की रोशनी वाली आंख से।
ब्लॉग शॉट बनाएगा वो क्या कर रही है? मेकअप जीतू जीतू शहर वाले क्या कर रही है? क्या बताइए? का काम कर रहे थे ये राहुल है, राहुल भी हमारे साथ बैठे से सेल्स कर रहे थे। अमित है पालिए आदर्श है क्या? आदर्श मीडिया भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए शो देखने। हमारा ये परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट था मंजी मणि त्रिपाठी का।